और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस खबर के साथ जिसमें ये कहा जा रहा है कि आज सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अपना 58वां स्थापना दिवस मना रही है। तस्वीरें क्या हैं वो सब दिखाएंगे आपको, लेकिन बीएसएफ की स्थापना 1965 में भारत की सीमाओं की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के मकसद के दौरान की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रमुख सुरक्षा बल के कर्मियों को बधाई दी है और उनके शौर्य की सराहना किस तरह से की है वो देखिए इन तस्वीरों के जरिए। जल हो या जमीन, देश के सरहदी इलाके पर देश की सुरक्षा में मुस्तैद है हिंदुस्तान के रणबांकुरे। चाहे तपता रेगिस्तान हो या बर्फीले पहाड़ या फिर जंगल, सीमा सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे अपनी मुस्तैदी से देश की सीमाओं को महफूज रखते हैं। साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे सीमा सुरक्षा बल के जवान चौकस हैं, चौकन्ने हैं और उस आहट पर जिसकी पदचाप जमीन से आती हो या पानी के अंदर से, हिंदुस्तान का ये एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता। पिछले 57 सालों से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवान अपनी जान की परवाह न करते हुए सरहद की सुरक्षा करते आए हैं और आज 1 दिसंबर को बीएसएफ 58वां सालगिरह मना रहा है। देश की रक्षा के लिए बीएसएफ अग्रिम पंक्ति का सुरक्षा बल है, जिनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बीएसएफ अपना 58वां स्थापना दिवस बनाने जा रही है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ खड़ी हुई थी और तब से जो है बीएसएफ पहले 25 बटालियन से खड़ी हुई थी और आज 195 बटालियन जो है बीएसएफ की हो गई है, जो कि पूरे देश में जगह जगह पर डिप्लॉयड है। बीएसएफ के ये जवान दिन और रात देश की सीमाओं की सुरक्षा में जुटे हैं। आंधी आए या तूफान के हर वक्त सीमा की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं। चाहे तस्करों और घुसपैठियों को रोकना हो या फिर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की साजिशों को नाकाम करना हो, बीएसएफ ने कभी भी तिरंगे के मान को कम नहीं होने दिया। सीमा पर सतर्क बीएसएफ ने आतंकियों के घुसपैठ की तमाम कोशिशों को नाकाम किया है। जम्मू में 192 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहां से आतंकी घुसपैठ की फिराक में लगे रहे हैं, लेकिन बीएसएफ ने अपनी चौकसी से हर घुसपैठ को पूरी तरह नाकाम किया है। पिछले 1 साल में बीएसएफ ने 7 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है। पूरे साल बॉर्डर को सुरक्षित रखा है। जितने भी प्रयास हुए बॉर्डर पर, उन सबको विफल किया गया और हम 7 जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हैं उनको नाकाम करते हुए सातों के सातों जो कोशिश करने वाले मिलिटेंट या उनके गाइड या जो भी प्रकार से कोशिश की गई सीमा पार से, उन सभी को बॉर्डर पर मार गिराया गया। वक्त के साथ चुनौतियां बढ़ी, लेकिन हर चुनौती से मुकम्मल तरीके से निपटते रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जांबाज। आज ऐसी ही एक चुनौती ड्रोन के रूप में सामने आई है। पाकिस्तान अब हथियारों को भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बीएसएफ के जवान इन आसमानी साजिशों को नाकाम करने के लिए भी कमर कस चुके हैं। 57 सालों का बीएसएफ का सफर बढ़ता हुआ 2022 तक आ पहुंचा है। साल दर साल बीएसएफ का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। आधुनिक हथियारों से निपटने, एंटी ड्रोन प्रशिक्षण, निगरानी उपकरणों को संभालने और साइबर अपराधों से निपटने के हर तरीके से ट्रेंड हिंदुस्तान के इन रणबांकुरों से सुरक्षित है हमारी सरहद, सुरक्षित है हिंदुस्तान का हर नागरिक। देश के इन महान सपूतों को गुड न्यूज टुडे का सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
नई नई चुनौतियों को देखते हुए बीएसएफ तकनीकी स्तर पर खुद को लगातार मजबूत कर रही है। बीएसएफ के डीजी ने सीमा सुरक्षा का प्लान बताया है। उन्होंने कहा है कि सरहद पार से दुश्मन की चाल नाकाम करने के लिए इस साल बॉर्डर पे 5500 कैमरास लगाए जाएंगे। साथ ही सीमा पे एंटी ड्रोन तकनीक भी लगाई जाएगी। पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन इस समय बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह। सर, जिस तरीके से ड्रोन एक बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, उससे निपटने के लिए किस तरीके से आप लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ड्रोन वास्तव में एक चैलेंज है और इससे निपटने के लिए हमने कई स्तर पे अपने प्रयास किए हैं। सर्वप्रथम तो हमने कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम्स बॉर्डर पे लगाए हैं और ये भी काफ़ी इफेक्टिव काम कर रहे हैं। पर जैसा आपको विदित है कि बॉर्डर काफ़ी बड़ा है और इसमें चप्पे चप्पे पर हर स्थान पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाना वर्तमान में संभव नहीं है। शनय शनय अवश्य लगा पाएंगे। किंतु इसके पश्चात हमने ये भी देखा है कि हम यदि इन डेप्थ, यानी कि देखिए ड्रोन से कभी भी कहीं भी कोई व्यक्ति कोई चीज़ यदि गिराएगा बॉर्डर के उधर से, चाहे वो हथियार हो या ड्रग, तो उसको लेने कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य आएगा। और ऐसा ही हमको इंट्रोगेशन में भी पता चला है कि ये एक कार्य प्रणाली इस तरह के अवांछनीय तत्वों द्वारा अपनाई जाती है। तो लेने आए हमने इन डेप्थ पेट्रोलिंग, यानी 2 से 3 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर जाके भी स्टेट पुलिस की मदद से पेट्रोलिंग शुरू की है और उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और एक स्टेट ने करीब 300 व्यक्ति हमको एक्स्ट्रा दिए हैं, जिससे हम इन डेप्थ पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमने ये भी देखा है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके इंट्रोगेशन में क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे हमने पाया कि जहां हमने इन डेप्थ पेट्रोलिंग ज़्यादा सघन कर दी है, तो ये लोग 10 किलोमीटर आगे 5 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं। तो इस तरह के एक सरप्राइज एलिमेंट भी हमने रखा है कि आज कहां, कल कहां, कहीं और इस तरह से पेट्रोलिंग करें। और लास्टली हमने कुछ अच्छे इंसेंटिव्स भी अपने जवानों को बॉर्डर्स में बताए हैं कि यदि आप एक ड्रोन मार गिराएंगे, क्योंकि एक लगभग असंभव सा कार्य है घनी रात में एकदम घुप अंधेरे में एक छोटे से टारगेट को आसमान में गिरा देना, तो पर लड़कों ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। पिछले पूरे साल में, जहां 2021 में हमने मात्र 1 ड्रोन गिराया था, इस साल करीब 16 ड्रोन हमारे लड़कों ने गिराए हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छी उपलब्धि है और कुछ न कुछ हद तक हम एंटी ड्रोन सिस्टम्स के साथ, इन डेप्थ पेट्रोलिंग के साथ और इस इंसेंटिव्स के साथ कुछ लिमिट तक तो इसको रोक पाएंगे। ऐसा देखा गया है कि पिछले साल की अपेक्षा ड्रोन एक्टिविटी जो है वो दोगुनी हो गई है भारत पाकिस्तान सीमा या फिर दूसरी जगहों पर देखा जाए। इन सब के पीछे किन लोगों का हाथ है और क्या चाहते हैं वो लोग? देखिए, ड्रोन एक्टिविटी का दुगना होना केवल यही दिखाता है कि अवांछनीय तत्व या इस प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट्स अपने एक्टिव हैं। पर यदि वो अपनी जगह एक्टिव हैं तो हमारा भी प्रयास है कि उतने ही दुगने स्तर पे या शायद उससे भी और अधिक, चाहे एंटी ड्रोन सिस्टम हो या व्यक्ति हो, इसको हम लगाएंगे और किसी न किसी तरह से उनके मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश करेंगे। ये थे डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह और उन्होंने ये जानकारी दी कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान सीमा या फिर दूसरी सरहदों पर जहां पर बीएसएफ निगरानी करता है, वहां लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो। कैमरामैन गौरव के साथ जितेंद्र सिंह। अब देखिए, समुद्री सरहदों पर निगरानी और उनकी रक्षा करने के लिए तटरक्षक बल ने नया इंतजाम कर लिया है। कोस्ट गार्ड के बेड़े में अब ALH को शामिल किया गया है। इनकी निगाहों से दुश्मनों की नापाक चाल बच नहीं पाएगी और समुद्री सरहदों की सुरक्षा भी काफी हद तक पुख्ता हो जाएगी। हिंदुस्तान की पूर्वी समुद्री सुरक्षा में मुस्तैद भारतीय तटरक्षक बलों के जाबाज प्रहरियों की मदद के लिए अब एक जाबाज रक्षक की एंट्री हो गई है। इस नए रक्षक का नाम है मार्क 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसके पूरी स्क्वाड्रन को भारतीय कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है। इस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के जरिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में समुद्री सीमाओं को और महफूज किया जा सकेगा। मार्क 3 हेलीकॉप्टर की मदद से कोस्ट गार्ड मैरी टाइम पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्विलांस को अंजाम देंगे। Coast Guard has acquired 16 ALH Mark 3 helicopters, and we have based them equally on the east and the west coast. We have 2 squadrons on the west coast at Porbandar and Kochi, and one on the east coast we have Bhubaneswar and Chennai now. All these squadrons have 4 aircraft each, and this aircraft can embark on the ship. It can add to the capabilities of the ship in maritime patrol, search, rescue and surveillance. स्क्वाड्रन में शामिल 4 LAH हेलीकॉप्टर को चेन्नई में तैनात किया गया है। 840 स्क्वाड्रन की कमान
कमांडेंट अतुल अग्रवाल के पास है। इसमें 10 अधिकारी और 52 जवान हैं। इसके शामिल होने के बाद से स्क्वाड्रन ने 430 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी और कई मिशनों का संचालन किया। इस स्क्वाड्रन के साथ ही भारतीय तटरक्षक बल में अब तक कुल 16 LAH मार्क 3 हेलीकॉप्टर हो गए हैं। LAH हेलीकॉप्टर आधुनिक तकनीक से लैस है। यह हेलीकॉप्टर उन्नत रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, शक्ति इंजन, ग्लास कॉकपिट, एक उच्च तीव्रता वाली सर्च लाइट, उन्नत संचार प्रणाली, एक स्वचालित पहचान प्रणाली और एक खोज और बचाव होमर समेत अत्याधुनिक उपकरण से लैस है। इस अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से हेलीकॉप्टर से समुद्री निगरानी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी होगी। दिन के साथ साथ रात में भी इसका संचालन किया जा सकता है। इसमें एक भारी मशीन गन भी लगा है, जिससे दुश्मनों पर हमला किया जा सकता है। गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए भी इसमें ICU की व्यवस्था है। भारत के करीब 7,516 किलोमीटर के समुद्र तट की सुरक्षा का दायित्व इंडियन कोस्ट गार्ड के पास है। कोस्ट गार्ड सुनिश्चित करते हैं कि हमारी समुद्री सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारे समुद्री इलाकों में कोई गैर कानूनी गतिविधियां न हो। और तो और देश में ये सबसे छोटी सशस्त्र सेना समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम देती है। समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए मेड इन इंडिया LAH हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को शामिल किया जाना रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत का नया सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस मिसाइल हिंदुस्तान की वो ताकत है जो हर खतरे से देश को महफूज रखती है। जल, थल और नभ में ब्रह्मोस के जरिए भारत के योद्धाओं ने जो सुरक्षा चक्र तैयार किया है, उसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। भारतीय सेना के बेड़े में कई ऐसे हथियार हैं जिनका मुकाबला करने से पहले दुश्मन भी कई बार सोचता है। उन्हीं हथियारों में एक है सेना का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस। ब्रह्मोस कई सालों से भारतीय सेना का हिस्सा है और इसमें लगातार अपडेट के जरिए इसे काफी आधुनिक बना दिया गया है। ब्रह्मोस लगातार अपडेट करते हुए जमीन, वायु, समुद्र सभी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट किया जा चुका है और इससे चौंकाने वाले और भारतीय सेना के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान मंगलवार को सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया। ये प्रशिक्षण सेना की अंडमान निकोबार कमान की ओर से किया गया। इस परीक्षण के लिए टारगेट 450 किलोमीटर दूर एक दूसरे द्वीप पर रखा गया था, जिसको मिसाइल ने सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यानी ब्रह्मोस का ये संस्करण 450 किलोमीटर या अधिक दूरी का लक्ष्य को भेद सकता है। पहले ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों की उड़ान सीमा 290 किलोमीटर ही हुआ करती थी। दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला प्रशिक्षण 24 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ही किया था। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से अब भारतीय सेना के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। ब्रह्मोस की ताकत बढ़ जाने से हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि ये मिसाइल 2.8 की रफ्तार यानी आवाज की रफ्तार का लगभग 3 गुना गति से उड़ता है। ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल को चीन के खिलाफ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में पहले ही तैनात किया गया है। इसी तरह ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस कुछ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी LAC के करीब एयरबेस में तैनात है। ब्रह्मोस ने मूविंग और स्थिर दोनों प्लेटफॉर्म से सिंगल या साल्वो मोड में कई अच्छे रिजल्ट दिए हैं। यही वजह है कि ब्रह्मोस भारतीय सेना की तीनों अंगों में शामिल है और शान से राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगली खबर जो है वो है रामराज दिग्विजय रथ यात्रा से जुड़ी हुई, क्योंकि भारत से नेपाल होते हुए ये रथ यात्रा वापस अयोध्या पहुंच गई है। 2 महीने की खास रथ यात्रा ने किन किन इलाकों का सफर तय किया और क्या इसकी अहमियत है, आइए जानते हैं।
ये उत्साह, ये उमंग, ये उल्लास श्री राम रथ यात्रा के वापस अयोध्या लौटने को लेकर है। श्री राम राज रथ यात्रा का राम नगरी में पहुंचने पर पूरे भक्ति भाव के साथ ऐसे स्वागत किया गया जैसे भगवान राम यात्रा पूरी करके वापस अयोध्या लौटे हों। विजयदशमी के दिन 5 अक्टूबर को श्री राम राज रथ यात्रा का शुभारंभ भी अयोध्या से ही हुआ था। सबसे पहले ये रथ गोरखपुर पहुंचा था, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना कर इसका भव्य स्वागत किया था। 60 दिनों की यात्रा में श्री राम राज दिग्विजय रथ यात्रा पड़ोसी देश नेपाल होते हुए 27 राज्यों से होकर गुजरी है और करीब 15,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। आयोजकों का कहना है कि इस रथ यात्रा का आयोजन विश्व कल्याण और राष्ट्र का नाम भारत करने की मांग के साथ किया गया है। 21 राज्यों में भारत में ये रथ यात्रा किया है, 5 राज्यों में नेपाल। कितने दिनों की यात्रा? 2 महीने का यात्रा था, 15,000 किलोमीटर का यात्रा था। इतिहास में पहली बार ऐसा एक यात्रा भारत एवं नेपाल को जोड़कर कर रहे हैं। श्री राम राज्य रथ यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि राम राज्य स्थापित करने के लिए त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी प्रकार श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य राम मंदिर पूर्ण होने के पूर्व पूरे भारत में दिग्विजय रथ यात्रा कर राम राज्य की स्थापना का संदेश दिया गया है। तीसरा रथ यात्रा श्री राम जी का दिग्विजय यात्रा होना चाहिए, ऐसा संकल्प रखे। एक दिग्विजय यात्रा अभी किए हैं, भगवान विजयी होकर अयोध्या पहुंच किया। गीता जयंती पर अयोध्या वापस पहुंचने से पहले जिन जगहों से ये रथ यात्रा गुजरी, वहां पर इसका भव्य स्वागत किया गया। अब अयोध्या आने पर 2 दिसंबर को पंचकोशी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और 3 दिसंबर को यज्ञ के साथ रथ यात्रा का संकल्प पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान चल रहा है। मतदान शुरू हुए 4 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है और सुबह 11 बजे तक 18.95% वोटिंग की जानकारी मिली है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में 89 सीटों पर वोटिंग चल रही है। पहले फेज की वोटिंग के लिए 25,393 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आज 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। गुजरात से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनंत जुड़ गए हैं, इनसे और जानकारी लेते हैं इस पहले चरण के मतदान के बारे में। अनंत, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कितने लोग जो है, मतलब जो भी लोग वहां पहुंचे हैं, वो किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं? अदिति, मैं आपको बताऊं कि सुबह से ही मतदान को लेकर खासा उत्साह सूरत के अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर हम देख रहे हैं। अलग अलग पोलिंग स्टेशन का हम दौरा कर रहे हैं और एक नए पोलिंग स्टेशन पर इस समय हम यहां पर मौजूद हैं। एक स्कूल है यहां पर जहां ये बनाया गया है पोलिंग स्टेशन को। और सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि कैमरे को थोड़ा सा पीछे की तरफ पैन करिए। देखिए, रेड कारपेट यहां पर बिछाया गया है जिस पर चलकर मतदाता आते हैं और इस रेड कारपेट पे चलते हुए इस पोलिंग स्टेशन में जाते हैं। और ये मेरे पीछे मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। तमाम लोग, ये देखिए कितनी खुशी का इजहार यहाँ पर तमाम लोग कर रहे हैं, अपना साइन दिखा रहे हैं। और जो लोग बता रहे हैं अंदर, क्योंकि अंदर पोलिंग बूथ बने हुए हैं, वहां पे हमें जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन जो लोग वोट करके आए हैं उनका कहना यह है कि बहुत ज्यादा भीड़ है और ये सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। तो हमारे साथ जो मतदाता मौजूद हैं, पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव इन मतदाताओं के बिना अधूरा है, इन मतदाताओं के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो हम सीधे रुख करते हैं, यहाँ पर आंटी जी मौजूद हैं। आंटी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे जब वोटिंग करने आप आई, सबसे बड़ी जहन में क्या बात थी? क्या सोचते हैं आप वोटिंग को लेकर? भाजपा आएगी। नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं वोटिंग को लेकर? नहीं, ये एक अपना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है जो अपने को निभाना चाहिए। भले आप वोट किसी को भी दो, वो इमैटीरियल है, बट अपने को वोट जरूर करना चाहिए। आप जिसको भी सही समझते हो, आप उनको वोट करिए। वोट करके अपना आप कर्तव्य जो एक सिटीजन की तरह है, वो जरूर निभाना चाहिए। जी मैम, आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ एक भारतीय नागरिक होने की वजह से हमें अपना वोटिंग राइट कभी छोड़ना नहीं चाहिए और वोटिंग हमारा कर्तव्य है। तो ये जो मौका हमें मिला है, मैं चाहती हूँ कि सब नागरिक इस पे जागरूक हों और अपना वोटिंग का अवसर न छोड़ें।
आपके परिवार के सभी लोग आ गए हैं वोटिंग करने आज? कुछ 2 मेरे सास ससुर आउट ऑफ स्टेशन हैं। अच्छा, अदरवाइज हम सब वोट करते हैं। आप क्या कहेंगे सर वोटिंग को लेकर? वोटिंग अपना अधिकार है, उसको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए आपको पूरा जोश हवास से करना चाहिए, बराबर है, और कभी उसके पीछे नहीं होना चाहिए। और मैं तो पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि आइए, घर में मत बैठिए, वोटिंग कीजिए और आपको जो पक्ष लगता है उसको अपने विजय बनाइए। मैम, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं वोट करके। बस ऐसे ही जो हमें फैसिलिटी चाहिए वो हमें सब सरकार दे ही रही है। और मैं ये बोल रही हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि अपने अपना वोट देना चाहिए, वो अपना बहुत कीमती है। अगर हम वोट देंगे, जो भी पर्सन है उसको हम विनर बनाएंगे, उससे हमें भी फायदा है, उनको भी फायदा और देश को भी फायदा है। एक वोटर होने के नाते कौन कौन से मुद्दे आपके लिए अहम है? जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके लिए बहुत है। जैसे नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है, जैसे तो वो अभी क्या बोलते हैं उसको, आत्मनिर्भर, वो देखो, फिर बच्चों की फ्यूचर का देखो, फिर मिडिल क्लास है उनके लिए उन्होंने आवास किया है कि जो भाई प्रॉफिट नहीं कर सकते, जिनके पास उतना कैश नहीं है कि जो लोन पे ले सकते हैं, वो बहुत सारे हैं। जैसे सारे मुद्दे हैं। आप पूरे विश्व में भारत को एक। आप क्या कहेंगे हम वोटिंग को? मैं तो आज का दिन इतना बड़ा दिन है और मैं इतनी खुश हूँ। मैं टिफिन का काम करती हूँ लेकिन मैं छोड़ के मैं वोटिंग के लिए पहले आ गई हूँ और मैं इतना खुशी अनुभव करती हूँ ना। मैंने सबको बोल दिया टिफिन विफिन कैंसिल, मेरे को तो पहले वोटिंग करना है बस। तो देखिए, मैम की खुशी उनकी हंसी में झलक रही है जी। और ये इतने खुश है कि जब बातचीत कर रही है उसके बावजूद ये जो अपना वोटिंग शाइन है वो दिखाना नहीं भूली। अनंत तस्वीरें जी, अनंत तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं जी। इनका कहने का जी 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 अनंत कंटिन्यू जी। जो वोटिंग साइन है बेसिकली अदिति ये बेसिकली मैम कहना ये चाहती हैं कि ये वोटिंग का जो मार्क है ये आपका एक प्रकार से राज तिलक है, ये आपके माथे का तिलक है। इसको बरकरार रखना आपके हाथ में है और इस हाथ के जरिए जब आप एक बटन दबाते हैं ईवीएम पर तो आप अपनी किस्मत बेसिकली तय कर रहे होते हैं। आपको अगर अगर आप शिकायत करते हो, आप वोट नहीं करते तो आपको शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है। क्यों मैम, आप यही तो? हाँ, एकदम सही आपने बताया, एकदम सही बताया। मैं बहुत खुश हूँ आज का दिन के लिए, बहुत खुश हूँ और आज मुझे ये मौका मिला नहीं, इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ जी। धन्यवाद। इस बार युवाओं को लेकर भी काफी कहा जा रहा है, बहुत सारे एक्साइटेड है। एक्चुअली जो यंगस्टर है जो फर्स्ट टाइम वोटिंग करे उनमें बहुत एक्साइटेड है कि हम फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। मेरी तो इच्छा जो है अंदर जाने के लिए, मैं अंदर जा नहीं सकता क्योंकि परमिशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अंदर आपको क्या लगा, क्या आप यंगस्टर्स खूब आ रहे हैं? अभी तो हमें सब एजेड थे पर हमने बस आ ही रहे, हम देख रहे हैं। एक्चुअली हमारा फूड कॉर्नर का हमने स्टॉल था, तो हमारे स्टॉल पे ज्यादातर यंगस्टर थे जो नाश्ता करके पहले वोटिंग देने आ रहे थे कि भाई फटाफट वोटिंग करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर ये उत्साह है, ये उत्साह यहाँ पर लोगों का है कि जो उनका काम है उन्होंने अपने काम को तरजीह ना देते हुए वोटिंग को तरजीह दी है। मैम का फूड कॉर्नर है, मैम टिफिन सर्विस चलाती हैं, लेकिन इनकी पहली प्रायोरिटी क्या थी? इनकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि हमें 8 बजते के साथ ही वोटिंग जैसे शुरू होगी अपने घर वालों को भी बोलना है और खुद भी वोट करने के लिए जाना है और ये समय निकालकर अपने सारे काम को छोड़कर ये यहाँ पर आए हैं वोट करने के लिए। अदिति जी जी अनंत, मुझे ये बताइए कि आपने इन लोगों के अलावा और भी लोगों से बात की हो गई, कई दिग्गज भी आज पहुंचे हैं अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए। मुझे ये बताइए कि त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर वहां देखा जा सकता है, लेकिन जो रुझान आपको अब तक समझ में आया है, जो पिक्चर, जो तस्वीर आपको समझ में आ रही है, वो क्या कहती है? पीछे मैं देख सकती हूँ क्योंकि पीछे मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को देख पा रही हूँ। अगर आप बूथ की तरफ, केंद्र की तरफ देखेंगे तो वहां मुझे ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं अदिति आपको बताऊं कि इस समय जो है पोलिंग स्टेशन, देखिए हर पोलिंग बूथ पर एक अलग तरीके का यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। अच्छा। जिस पोलिंग स्टेशन पर हम इस समय मौजूद हैं वहां पर ये देखिए पूरी साज सजावट यहाँ पर की गई है, अच्छे से सजाया गया है, मैसेजेस लिखे गए हैं। लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन पर देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक कलर और दिखाता हूँ यहाँ पर। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो थोड़ा सा आगे आए और जब वो आगे आएंगे आपको यहाँ पर एक बहुत शानदार रंगोली यहाँ पर आपको नजर आएगी। वोट फॉर गुजरात, गुजरात के लिए वोटिंग की बात यहां पर कही जा रही है और जिस सीमा तक हम जा सकते हैं उस पे मैं कैमरामैन को कहूंगा कि कैमरा पैन करके दिखाएं। ये पोलिंग बूथ्स पोलिंग स्टेशन पर बने हुए हैं, पोलिंग बूथ पोलिंग स्टेशन पर बने हुए हैं और पोलिंग बूथ्स के ऊपर आप देख सकते हैं लाइनें लगी हुई हैं, अंदर तक ये लाइनें हैं। पूरे इस कॉरिडोर को जिनमें पोलिंग बूथ बने हैं यहां पर बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। तिरंगे के गुब्बारे यहां पर लगाए गए हैं, केसरिया है, सफेद है, हरा है, ये तमाम गुब्बारे यहां पर लगाए गए हैं। महिलाएं यहां पर आपको दिखेंगी,
यहाँ पर आपको बुजुर्ग दिखेंगे, यहाँ पर आपको युवा दिखेंगे, तो ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। इसके आगे हमें जाने की परमिशन नहीं है अदिति, इसलिए बहुत आगे भी जो पोलिंग बूथ है वहां पर भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। और एक रंग आपको और दिखाते हैं, ये देखिए पीछे, यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि ये पीछे जरा कैमरा पैन करके दिखाएं। ये सेल्फी पॉइंट आपको हर पोलिंग स्टेशन पर दिखाई देंगे, जहां पर लोग आते हैं, वोट करते हैं, वोट करने के बाद अपनी जो स्याही वाली फिंगर है उसे दिखाते हैं और उसके साथ सेल्फी क्लिक करते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे भी इस पोलिंग में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। मतदान भले ना कर सके, लेकिन इस पूरे के पूरे उत्सव का ये हिस्सा बन रहे हैं। अदिति जी आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटते हैं। देखिए जैसे जैसे दिन लगातार चढ़ता जा रहा है, गुजरात में वोटिंग में इजाफा होने लगाया है। बड़ी तादाद में लोग घर से निकलकर पोलिंग बूथ पर अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए लाइन में लगे हैं। वोट देने पहुंचे लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी अनंत भट्ट ने, आप भी देखिए। इस समय हम मजूरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और ये मेरे पीछे आप लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग आए हैं, वोट करके आए हैं। एक परिवार भी यहाँ पर आया हुआ है, अपना वोटिंग का निशान दिखा रहे हैं। आप भी आप आगे आ जाइए। और इन्होंने भी अपना वोटिंग का इस्तेमाल कर लिया है। इन्हीं से बातचीत करते हैं। आप आए हैं वोटिंग करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबको वोट करना चाहिए, वोट हर हाल में करना चाहिए। जी, वोट क्यों जरूरी है? अरे अपना भविष्य अपने हाथ में है। अपने को कल क्या करना है, अपने को कल कौन सरकार चाहिए, अपने को कौन ऐसा आदमी चाहिए जो देश को आगे ले जाए, जो गुजरात को आगे ले जाए, जो सूरत को आगे ले जाए। मैं एक बार तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, अपना ये जो आई कार्ड लेके हाथ में खड़े हैं, अपना आई कार्ड इस समय दिखा रहे हैं वो लोग। तमाम लोग अपना वोटर आई कार्ड यहाँ पर लेकर आए हैं। वोटर आई कार्ड दिखाते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं शांति से। और ये सुबह से ही ये सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया था। और ये देखिए, ये अम्मा यहाँ पर आई हैं वोटिंग करने के लिए। मैंने आपको जैसे बताया कि बुजुर्ग लोग भी लगातार वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। यंगस्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप क्या सोचते हैं मैम वोटिंग के लिए? वोटिंग करना बहुत जरूरी है, लोकशाही है तो करना ही जरूरी है। तो आप महिलाओं के मुद्दों के बारे में क्या सोचती हैं? क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? बहुत कुछ, सुरक्षा सबसे पहले, उसके बाद शिक्षा, और आगे जो भी अभी एडवांस सब टेक्निक्स चल रहे, तो महिलाओं को पहले प्रोत्साहित और पहले प्रायोरिटी मिलनी। लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए सभी वोटर्स को अपील करता हूं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोगों का कहना यह है कि वोट देने जरूर आना चाहिए, और चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, सब एक सुर में यही बात कह रहे हैं कि जैसे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को करना चाहिए। आप बताइए क्या कहना चाहिए वोटिंग के लिए? क्या कहना चाहिए? वोटिंग के लिए ये कहना चाहिए कि हर एक अपने देश के हर एक नागरिक को अभी जो अपना देश का जो विकास हो रहा है उस वजह से मैं वोट देके आई। किसी को भी घर पे नहीं बैठना चाहिए, अपना वोट बहुत कीमती, एक भी वोट गवाइए मत और आके मतदान कीजिए। आप जानते हैं आपके एक वोट से अपनी जो पसंद की सरकार आ सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हर एक आदमी को वोट देना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा, परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा और गलत आदमी आ गया है तो फिर पूरा अपना जो भी काम करवाना है कि सही अपना विकास होना चाहिए, करवाना चाहिए, वो नहीं होगा। मतलब अपना भविष्य अपने हाथ में, वोट के जरिए आप अपना भविष्य सुनिश्चित करते हैं? हाँ श्योर, अपना भविष्य खुद अपने देश के नागरिक ही बनाते हैं। और आज ऐसा नहीं कि कोई किसी की बातों में आ जाता है, सब जानते हैं कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कोई किसी की बातों में नहीं आ रहा है। तो अपना वोट घर पे मत बैठे रहिए, आइए और अपना कीमती मत दीजिए। तो सुना आपने, तमाम लोगों का कहना यह है कि वोट उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका अधिकार भी है, और इस अधिकार का प्रयोग देश के हित में करना चाहिए। ये यहाँ पर लोगों की सोच है, ये मानना है। और सूरत में ये उत्साह वाकई खुशी देने वाला है कि वोटिंग को लेकर लोग इतने उत्साहित हैं। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए वोटिंग को लेकर जो एक्साइटमेंट है उसकी तस्वीरें लगातार अनंत भट्ट हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। अनंत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत, मैं ना कुछ ट्वीट्स पढ़ रही थी, आपसे शेयर करना चाहूंगी। मुझे बताइए कि ऐसा रुझान आपको देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं कि 27 सालों का हिसाब, गुजरात मांगे जवाब। अनंत, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी जी शगुफ्ता, आपकी आवाज बीच में मुझे सुनाई नहीं दी थी। अपना सवाल जरा दोहराएं। जी, सवाल मैं दोहराना चाहूंगी। मैं ये बोल रही थी कि इन बिटवीन जब आपकी रिपोर्ट चल रही थी ना, कुछ ट्वीट्स, कुछ इंटरेस्टिंग ट्वीट्स पे मैं नजर डाल रही थी, तो कहा यह जा रहा है कि गुजरात का हर वर्ग, युवा, किसान, महिला, छोटा व्यापारी, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, सब
कई पार्टियों से, हर एक पार्टी से हर एक जनता जो है वो त्रस्त है। 27 सालों का जवाब, गुजरात मांगे जवाब, तो क्या जवाब मिलेगा जनता को? देखिए, जनता अपना जवाब देने के लिए ही वोट कर रही है। जो बात आप कह रहे हैं कि 27 साल का हिसाब, जनता मांगे जवाब, तो ये जो पूरा का पूरा नारा बुलंद किया जा रहा है, जो हालांकि किसने लिखा है, किनके ट्वीट्स आप मुझे पढ़ के बता रही हैं, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन जो इसका टोन है, वो टोन ऐसा लगता है कि ये विरोधियों की जो वो है, जो मौजूदा सरकार है, उसको लेकर उन्होंने अपना एक पैरेलल पोल कैंपेन ये चलाया है। क्योंकि ये लड़ाई सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे ट्वीट्स पक्ष की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी आते हैं, वो उनके ऊपर, उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। विरोधी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, सत्ता पक्ष विरोधियों को कटघरे में खड़ा करता है। और ये सियासत का पूरा खेल जनता देखती रहती है चुपचाप अपने तरीके से, और जनता के हाथ में होता है शगुफ्ता तराजू, और वो तराजू किसका पलड़ा भारी करेगा, इसके लिए डिसाइड करने के लिए होते हैं 1 या 2 दिन, जो गुजरात में है 1 और 5 तारीख, यानी कि 2 चरण में चुनाव। आज पहले चरण का चुनाव है जिसमें 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है, और दूसरे चरण का चुनाव जो है, वोटिंग जो है वो 5 तारीख को होगी, जिसमें 93 सीटों पर वोटिंग होगी। जी आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।